So let us have the revision of chapter 4, reconstruction of partnership. This will carry 5 marks, one MCQ, one short answer and one short sum of 3 marks. तो ये चैप्टर में से कोई लॉन्ग सम नहीं आएगा, तो एक 3 मार्क का शॉर्ट सम आएगा. और वो जनरली शॉर्ट सम किसका होता है कि जिसमें तुमको सेक्रीफाइस रेशियो या तो गेन रेशियो फाइंड करना होता है. लेकिन ये चैप्टर के जो लॉन्ग सम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर चैप्टर 5 एंड 6 के लिए. What is the reconstruction? Reconstruction क्या होता है? Any change in partnership, like change in profit and loss ratio, admission of partner, retirement or death of partner, etc., is called reconstruction of partnership. तो जब पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करते हैं, या तो कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, पुराना पार्टनर रिटायर होता है, या तो उसका डेथ होता है, तो ये रिकंस्ट्रक्शन होता है. अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर एक पूरा 5th चैप्टर है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर 6 है. और ये दोनों चैप्टर में से 8 मार्क के लॉन्ग सम्स आएंगे और उसका ये बेस है ये चैप्टर. तो इसलिए ये चैप्टर के लॉन्ग सम अगर हम समझ में आएंगे तो नेक्स्ट 2 चैप्टर इजी हो जाएंगे तुम्हारे लिए. तो अभी ये चैप्टर में कोई एडमिशन रिटायरमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, तो देयर विल बी चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, सपोज अगर ए और बी का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल है, तो सपोज अगर 1 लाख प्रॉफिट हुआ तो दोनों 50,000 प्रॉफिट लेते हैं. अभी अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दे हैव चेंज टू 3:2 इंस्टेड ऑफ 1:1. तो अभी 1 लाख प्रॉफिट जो है वो हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 60,000 40,000 आएगा. इट मीन्स कि ए को पहले 50,000 मिलता था, लेकिन न्यू रेशियो के हिसाब से उसको 60,000 मिलेगा, तो उसको 10,000 का गेन हुआ. और बी को 50,000 पहले मिला था, हाफ, पर अभी न्यू रेशियो के हिसाब से उसको 40,000 मिलेगा, तो उसको 10,000 का सेक्रीफाइस हुआ, लॉस हुआ. तो फर्स्ट लेट अस सी द शॉर्ट सम टू फाइंड सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेन रेशियो. तो व्हाट इज सेक्रीफाइस रेशियो? रिडक्शन इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज कॉल्ड सेक्रीफाइस रेशियो. तो जब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में रिडक्शन होता है, कोई भी पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कम हो जाता है, तो जो डिफरेंस है इट इज सेक्रीफाइस. इसकी एक फॉर्मूला है, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. तो ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर दो, सेक्रीफाइस आएगा. लेकिन अगर सपोज ये आंसर तुम्हारा नेगेटिव आता है तो इट इज अ गेन. तो अगर सेक्रीफाइस रेशियो नेगेटिव आता है तो गेन होता है, गेन रेशियो नेगेटिव आएगा तो सेक्रीफाइस होगा. अभी इन द सेम वे व्हाट इज गेन रेशियो? तो गेन रेशियो मींस इंक्रीज इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज कॉल्ड गेन रेशियो. और इसकी फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. और अगर आंसर नेगेटिव आता है गेन रेशियो का तो इट इज सेक्रीफाइस. तो दिस टाइप ऑफ शॉर्ट सम विल बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स in board exam. X, Y, Z are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2:1. They change the ratio to 1:2:2. But here old ratio is 3:2:1, new ratio 1:2. And find sacrifice ratio of the partners. And you have to find out sacrifice of each of the 3 partners. And this will carry 3 marks. तो पहले हम देखेंगे कि ओल्ड रेशियो क्या है, न्यू रेशियो क्या है. तो ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2:1. तो ये तीनों का टोटल अपॉन में करोगे तो वो अपॉन में लिखना है डिनोमिनेटर में. तो 3, 2 और 1 का टोटल 6 होता है. तो 3/6, 2/6, 1/6 ये ओल्ड रेशियो है. और ये सबका टोटल 5 होता है. तो 1/5, 2/5, 2/5. So let us find out sacrifice ratio. तो sacrifice ratio equal to old share minus new share. तो देखो ओल्ड शेयर है 3/6, 2/6, 1/6 एक्स वाई जेड का. न्यू शेयर है 1/5, 2/5, 2/5. तो सेक्रीफाइस की फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. तो एक्स का ओल्ड शेयर माइनस एक्स का न्यू शेयर, वो एक्स का सेक्रीफाइस आएगा. तो एक्स का सेक्रीफाइस क्या आएगा? 3/6 माइनस 1/5 ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. पर अभी तो फ्रैक्शन को अगर प्लस माइनस करना हो तो एलसीएम लेना पड़ता है. अगर एलसीएम नहीं लेना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. तो 5 3 50, 6 1 6, बीच में माइनस की साइन पर, और अपॉन में ये दोनों को आपस में डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, 6 5 30. तो 9/30 आया एक्स का सेक्रीफाइस. y का सेक्रीफाइस 2/6 माइनस 2/5, तो -2/30 आया. अगर सेक्रीफाइस नेगेटिव आएगा तो गेन लिखिएगा इसमें. और z का सेक्रीफाइस है वो -7/30 है, तो वो भी गेन आएगा. और एक ये तुम क्रॉस टैली कर सकते हो कि मींस ये सब सेक्रीफाइस और गेन, ये जो भी आंसर आए वो सबको प्लस करोगे तो 0 हो जाना चाहिए. तो 9/30 है, -2/30, -7/30, तो ये सब तीनों को प्लस करेंगे तो 0 हो जाता है. इट मींस कि ये आंसर करेक्ट है.
इन द सेम वे सेकंड क्वेश्चन है ए बी सी इक्वल पार्टनर है, उनका रेशियो दे रेशियो टू 2:3:4. तो here also we have to find sacrifice ratio. तो old share 1:1:1 है, मीन्स 1/3 1/3 1/3. न्यू रेशियो 2:3:4 है, तो सेक्रीफाइस आएगा 2/9 3/9 सॉरी न्यू रेशियो 2/9 3/9 4/9 है. तो सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. तो ए का सेक्रीफाइस आएगा 1/3 माइनस 2/9 तो 1/9. ऐसे 3/27 आता है. तो लास्ट में अगर डिनोमिनेटर सेम है तो मिनिमाइज कर सकते हो. बी का सेक्रीफाइस 0 आता है, तो इट मींस के बी को कोई फर्क नहीं पड़ा, रेशियो चेंज होने से उसका प्रॉफिट या लॉस में कोई चेंज नहीं हुआ. सी का सेक्रीफाइस -1/9 आया, और अभी तीनों को प्लस करेंगे तो 0 हो जाता है. तो एक का 1/9 0 और -1/9, तो सी को गेन हुआ है. तो सेक्रीफाइस रेशियो नेगेटिव आया तो गेन हुआ. इन द सेम वे वी कैन फाइंड आउट गेन रेशियो. वैसे गेन रेशियो फाइंड कर सकते हैं. तो ओल्ड शेयर 3:3:2 है, न्यू शेयर 1:1:1 है. तो 3/8 3/8 2/8. न्यू रेशियो 1/3 1/3 1/3. गेन रेशियो फाइंड करना है तो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, तो 1/3 माइनस 3/8, तो वो ए का गेन आएगा. तो ए का आंसर -1/24 आएगा. अगर गेन नेगेटिव आता है तो सेक्रीफाइस होता है. बी का भी नेगेटिव आंसर आता है -1/24, सेक्रीफाइस हुआ. और सी का 2/24 आता है तो ये गेन हुआ. और तीनों को प्लस करो तो 0 हो जाना चाहिए. तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ गेन रेशियो, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. अगर हम यही सम सेक्रीफाइस रेशियो की फॉर्मूला से करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर से, तो जो आंसर पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा. Now we will look at the long sums. तो लॉन्ग सम जब हम करते हैं तो ये चैप्टर के लॉन्ग सम बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, तो लेकिन सेम यही लॉन्ग सम्स चैप्टर 5 और 6 के लिए काम में आएंगे. तो इसलिए ये बेस्ड है चैप्टर 5 और 6 के लिए, जो 8 मार्क के लॉन्ग सम बोर्ड एग्जाम में आएंगे चैप्टर 5-6 में से, एडमिशन रिटायरमेंट. तो इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है. जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करते हैं, कोई पार्टनर एडमिट होता है या कोई पार्टनर रिटायर होता है, तो तीनों केस में जब रिकंस्ट्रक्शन होता है तो वी हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट. अब तक हम एसेट्स और लायबिलिटीज को बुक वैल्यू से दिखाते हैं, लेकिन जब रिकंस्ट्रक्शन होता है तो बैलेंस शीट में हम एसेट्स और लायबिलिटीज को मार्केट वैल्यू पे लेके आते हैं, और उससे हमको एसेट्स या इंक्रीज या डिक्रीज होती है, लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज होती है, तो प्रॉफिट लॉस होता है. वो प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करने के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं. What is revaluation account? An account prepared to record profit or loss on revaluation of assets and liabilities is known as revaluation account or profit and loss adjustment account. This is the other name of revaluation account. Now, revaluation of assets and liabilities. Due to passage of time, by any reason, current market value of asset may be different from its book value. When assets and liabilities are brought to their current market value from book value, it is called revaluation of assets and liabilities. तो revaluation में book value में से current market value पे assets और liabilities को record करते हैं. तो बैलेंस शीट में न्यू बैलेंस शीट जो बनाते हैं तो उसमें हम assets और liabilities को market value से record करते हैं. अभी सबसे पहले इसमें आता है जब हम लॉन्ग सम स्टार्ट करते हैं तो यू विल बी गिवन बैलेंस शीट एंड यू विल बी गिवन एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज. तो सबसे पहला है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व और लॉसेस टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. बैलेंस शीट में तो ऐसी कौन कौन सी रिजर्व होगी जो हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो जैसे भी रिकंस्ट्रक्शन होता है, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस या तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दैट इज रिजर्व्स या तो लॉसेस, उसको हम ओल्ड पार्टनर मींस पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो फॉलोइंग आर द रिजर्व्स व्हिच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. तो जैसे ही बैलेंस शीट में अगर इसमें से कोई भी रिजर्व अगर तुमको दिखाई देता है तो उसको हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में. न्यू रेशियो इज ऑफ नो यूज. जनरल रिजर्व या तो रिजर्व फंड जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट या डेबिट दोनों बैलेंस हो सकता है, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड उसमें अगर कोई क्लेम हो तो माइनस करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड उसमें अगर इन्वेस्टमेंट का कोई लॉस हो तो वो माइनस करके डिस्ट्रीब्यूट करना है. ये दोनों का भी क्रेडिट बैलेंस होता है.
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस होता है, वो एसेट साइड दिया होता है। जो डेबिट बैलेंस है वो एसेट साइड दिया होगा, जिसका क्रेडिट बैलेंस वो लायबिलिटी में दिया होता है। लेकिन ये रिजर्व ऐसी है जो हम पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये लॉन्ग सम का फर्स्ट स्टेप है। पर आइदर यू हैव टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री और लेजर अकाउंट। पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द बैलेंस शीट, and if you find any of this reserve then you have to distribute to partners in old ratio. लेकिन these are the liabilities which cannot be distributed to partners. साथ में liability से अगर प्रोविडेंट फंड दिया हो, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड दिया हो, वर्कर्स या एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट दिया हो, तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं बिकॉज दीज आर द लायबिलिटीज। तो उसको एज इट इज बैलेंस शीट में दिखाना है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो अभी पहले तो ये सीखना है कि रिजर्व जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसकी एंट्री क्या होगी। फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनका रेशियो 2:1 है। अभी उन लोगों ने रेशियो चेंज किया है 1:1, तो ओल्ड रेशियो 2:1 है, नाउ दे चेंज द रेशियो टू 1:1, न्यू रेशियो 1:1 है, विच इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन। तो अभी दिस इज द पोजीशन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया है या तो रिजर्व फंड दिया है 18,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है 30,000। So we have not to see any adjustment regarding these two reserves. We have to distribute these two reserves to partners in old ratio. So general reserve fund या profit and loss account को हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, ओल्ड रेशियो में। तो अभी देखो ये जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। लायबिलिटी से लिखा है इसकी क्रेडिट बैलेंस है। तो जब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो इसको हम डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो देखो जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होगी कि जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड 18,000 टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, और ये 18,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, न्यू रेशियो कंसिडर नहीं करना है। और ये नरेशन लिखी है। और सेम इन द सेम वे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000, तो उसका भी ये क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी साइड दिया हो तो क्रेडिट बैलेंस होता हो, एसेट साइड दिया हो तो डेबिट बैलेंस होता है। तो इसको उल्टा करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम डेबिट क्रेडिट, ये पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस उसको हम डेबिट करेंगे और पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। तो इस तरह से हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये उसकी जर्नल एंट्री है। दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स इन द शॉर्ट सम, जैसे सेक्रीफाइस रेशियो, गेन रेशियो के शॉर्ट सम आते हैं, पर ऐसा भी शॉर्ट सम पूछ सकते हैं जिसमें तुमको एंट्री पास करनी है। फिर नेक्स्ट सेम एग्जांपल है, लेकिन उसमें अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हो या तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हो, तो ये दोनों का डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि एसेट साइड दिया है। तो इसको भी हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए भी कोई एडजस्टमेंट देखने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों अकाउंट का ये डेबिट बैलेंस है, तो ये दोनों को हम क्रेडिट करेंगे और पार्टनर का अकाउंट डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, ए अकाउंट डेबिटेड, बी अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये 6,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, न्यू रेशियो कंसिडर नहीं करना है। इन द सेम वे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, उसको भी क्रेडिट करना है क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। पर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया 12,000 को 2:1 में। फिर सपोज अगर बैलेंस शीट में ए और बी पार्टनर्स है 2:1 और उसका ओल्ड रेशियो है, दे चेंज द रेशियो टू 1:1। नाउ इन बैलेंस शीट वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड इज गिवन 30,000, investment fluctuation fund is given 12,000. So this we have to distribute to partners, but we have to see adjustment for these two items. ये दो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उसके एडजस्टमेंट देखने पड़ेंगे कि अगर वर्कर्स कॉम्पेंसेशन फंड हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आफ्टर डिडक्टिंग एनी क्लेम इफ इट इज एक्सेप्टेड, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को आफ्टर डिडक्टिंग लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इफ मार्केट वैल्यू डिक्रीजेस देन इट इज अ लॉस। तो देखो क्लेम 9,000 का हमने एक्सेप्ट किया अगेंस्ट वर्कर्स कॉम्पेंसेशन फंड, तो 30,000 में से 9,000 क्लेम माइनस हो जाएगा, तो बाकी का 21,000 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसका कौन सा बैलेंस है, ये लायबिलिटी साइड है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, तो ये दोनों को डेबिट करना है और पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट करना है। तो वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड 21,000, तो ये 9,000 का क्लेम माइनस करके 21,000 टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, और डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में करना है, ओल्ड रेशियो में 2:1 में। इन द सेम वे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 28,000 है, मार्केट वैल्यू 25,000 है, तो 3,000 का लॉस हुआ, मार्केट वैल्यू डिक्रीज हुई। अगर इन्वेस्टमेंट में मार्केट वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो लॉस हम ये फंड में से रिकवर करेंगे और रिमेनिंग फंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट हुआ,
तो ये पूरा का पूरा फंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसमें कुछ माइनस प्लस नहीं करना है। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज होती है मार्केट वैल्यू, तो ही तुमको इसमें से माइनस करना है फंड में से। तो देखो इसमें 3000 माइनस करेंगे 12000 में से, 3000 का लॉस हुआ, मार्केट वैल्यू 3000 कम हो गई, तो 12000 माइनस 3000, 9000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ये क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको डेबिट किया टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, 9000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, 6000 एंड 3000। तो ये दोनों रिजर्व ऐसे जिसके लिए हमको एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा कि अगर वर्कर्स का कोई क्लेम हो तो माइनस करके हम बाकी का फंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में अगर कोई इन्वेस्टमेंट का लॉस हो, अगर मार्केट वैल्यू डिक्रीज होती है तो ही माइनस करना है, इंक्रीज हो तो माइनस नहीं करना है। अगर इंक्रीज हो तो पूरा फंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सेकेंड एग्जाम्पल, वर्कर्स एक्सीडेंट फंड 30,000 है, नीचे कोई एडजस्टमेंट में उसका कोई क्लेम नहीं दिया है, तो पूरा का पूरा 30,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन्वेस्टमेंट 28,000 है, एडजस्टमेंट में लिखा है कि उसकी मार्केट वैल्यू 30,000 हो गई, तो ये तो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ, लॉस नहीं हुआ है। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से कुछ भी लॉस रिकवर नहीं करना है, बिकॉज देयर इज अ प्रॉफिट। तो पूरा 12,000 फंड भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये दोनों का क्रेडिट बैलेंस उसको हम डेबिट करेंगे और पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वर्कर्स कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, 30,000 पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया क्योंकि कोई क्लेम नहीं है। सेकेंड एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, उसमें भी पूरा 12,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि इन्वेस्टमेंट का कोई लॉस नहीं हुआ है, मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई है तो प्रॉफिट हुआ है। अगर लॉस हो तो फंड में से माइनस करना है, प्रॉफिट हो तो माइनस नहीं करना है, पूरा फंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 12,000 इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट, अभी जब लेजर पोस्टिंग, अभी देखो आइदर यू विल बी आस्क्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री और मे बी आस्क्ड टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स अगर पूछेंगे एडमिशन में, रिटायरमेंट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, ये 3 अकाउंट बनाने होते हैं। तो समटाइम्स मोस्ट ऑफ द बोर्ड एग्जाम के जो सम्स अगर तुम देखोगे तो उसमें एडमिशन रिटायरमेंट में डायरेक्ट लेजर अकाउंट पूछते हैं, दे आर नॉट आस्किंग जर्नल एंट्री। तो डायरेक्ट लेजर में उसका पोस्टिंग तुमको आना चाहिए। तो जैसे ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका डायरेक्ट लेजर में पोस्टिंग कैसे होता है पर वो समझना है विदाउट पासिंग एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, जनरल रिजर्व दी है 18,000, प्रॉफिट एंड लॉस 30,000। तो जैसे रिकंस्ट्रक्शन होता है, कोई पार्टनर एडमिट होता है, कोई पार्टनर रिटायर होता है, तो हम ये दोनों रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। तो इसकी एंट्री तुमने समझ ली कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, या तो पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। तो लेकिन लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे, तो इट विल गो टू क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो 18,000 जनरल रिजर्व को हम पार्टनर्स अकाउंट में क्रेडिट से लिखेंगे। तो ये क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल में। तो लिखिएगा बाय जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, और ये 18,000 को 2:1 में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, न्यू रेशियो कंसिडर नहीं करना है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो भी क्रेडिट बैलेंस है, तो वो भी हम क्रेडिट से ट्रांसफर करेंगे। तो क्रेडिट से लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में, तो 20,000 एंड 10,000। तो दिस इज द लेजर पोस्टिंग, डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग। तो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पीएनएल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो ये सब वर्कर्स कॉम्पेंसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सबको डिस्ट्रीब्यूट करना हो। और अगर लेजर पोस्टिंग करना हो तो एक इफेक्ट होती है, इसमें 2 इफेक्ट नहीं होती है। तो एडजस्टमेंट की हम 2 इफेक्ट करते हैं, लेकिन जो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की सिंगल इफेक्ट होती है कि वो पार्टनर्स अकाउंट में हम क्रेडिट से लिखेंगे, अगर लायबिलिटी साइड दिया हो तो, एसेट साइड दिया हो तो डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। Now see, here profit and loss debit balance means loss दिया है और advertisement suspense account दिया है। तो we are not to see any adjustment regarding these 2 items, but we have to distribute these 2 items to partners in old ratio। तो अभी जब लेजर पोस्टिंग करेंगे तो एंट्री क्या होगी, पर अभी जब एंट्री करते हैं ना तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, इसका भी डेबिट बैलेंस, तो हम इस दोनों को क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करते हैं। लेकिन लेजर पोस्टिंग में ये डेबिट बैलेंस है तो हम डेबिट से ट्रांसफर करेंगे। तो दिस विल गो टू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट से लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 6,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, 4,000, 2,000। तो जो एसेट साइड जो दिया है वो डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो लायबिलिटी साइड है वो क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इसकी सिंगल इफेक्ट होती है। उसी तरह से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो भी एसेट साइड दिया है तो वो भी हम डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये 12,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है।
अगर ऐसा लिखा हो वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड 30,000 है, इन्वेस्टमेंट सब्स्टिट्यूशन फंड 12,000 है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 25,000 है, बुक वैल्यू 28,000 है, तो 3,000 का लॉस हुआ। वो लॉस हम ये फंड में से माइनस करेंगे और बाकी का फंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और एक वर्कर्स का क्लेम एक्सेप्ट किया है 9,000 का, तो 9,000 माइनस करके हम बाकी का 21,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ऑलरेडी ये हमने आगे जर्नल एंट्री तो इसकी देख ली है, लेकिन इसका लेजर पोस्टिंग कैसे होगा? तो workers accident compensation fund has credit balance, so it will be distributed to credit side of partners capital after deducting loss, after deducting claim. तो 30,000 में से 9,000 क्लेम माइनस करो तो बाकी का 21,000 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय वर्कर्स कॉम्पेंसेशन फंड 14,000 एंड 7,000। तो ये 30,000 में से 9,000 क्लेम माइनस किया, बाकी का 21,000 2:1 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जब लेजर पोस्टिंग करना हो, एंट्री पास ना करनी हो, तो इस तरह से करना है। तो इसकी सिंगल इफेक्ट होती है, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की सिंगल इफेक्ट होती है। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 12,000 है तो, और लॉस है उसका 3,000 का, मार्केट वैल्यू कम हो गई है, तो इसमें से 3,000 लॉस माइनस करो, रिमेनिंग 9,000 हम यहाँ क्रेडिट से लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल में बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। 9,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और बैलेंस शीट में क्या करना है कि इन्वेस्टमेंट हमको मार्केट वैल्यू से दिखाना है। तो ये ध्यान रखना है कि रिकंस्ट्रक्शन हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, सब में जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू शुड बी इन आउटर कॉलम। तो यहाँ मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 25,000 है, तो इनर कॉलम में 28,000 माइनस लॉस 3,000, आउटर कॉलम में 25,000, और ये लॉस हमने इन्वेस्टमेंट फंड में से रिकवर कर दिया है। और जो क्लेम है वर्कर्स का, पर वो हमारी लायबिलिटी है, वी हैव टू पे दिस क्लेम टू वर्कर, तो दैट विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड, क्लेम ऑफ वर्कर्स कॉम्पेंसेशन फंड 9,000। तो ये ध्यान रखना है, जब वर्कर्स कॉम्पेंसेशन फंड दिया, उसका क्लेम दिया हो, तो फंड में से क्लेम माइनस करके बाकी का फंड डिस्ट्रीब्यूट करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ओल्ड रेशियो में, लेकिन क्लेम है वो लायबिलिटी में दिखाना है, जितना भी क्लेम है वो पूरा लायबिलिटी में आएगा। और इन्वेस्टमेंट की अगर मार्केट वैल्यू कम हो गई तो यहाँ इन्वेस्टमेंट में से उतना माइनस करना है, और वो 3,000 का जो लॉस है वो हमने फंड में से रिकवर किया इन्वेस्टमेंट सब्स्टिट्यूशन फंड में से, और बाकी का 9,000 फंड डिस्ट्रीब्यूट किया। तो बैलेंस शीट में ऐसे दिखाएंगे। अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि जब हम एडमिशन में, रिटायरमेंट या रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो एसेट्स को मार्केट वैल्यू में लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन। तो हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं और उसकी करंट मार्केट प्राइस पे उसको लेके आते हैं। तो बैलेंस शीट में को करंट मार्केट प्राइस आउटर कॉलम में लिखनी है, तो उसमें जो प्रॉफिट या लॉस हुआ वो हम रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, लेकिन उसमें जो भी डिफरेंस है प्रॉफिट या लॉस वो हम ट्रांसफर करते हैं। तो इसके लिए रूल क्या है, देखो यहाँ बिल्डिंग 50,000 है, अभी नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होगा कि बिल्डिंग की वैल्यू 60,000 हो गई, पर मार्केट वैल्यू 60,000, तो 10,000 इंक्रीज हुआ, तो इट इज अ प्रॉफिट। तो दिस रूल यू हैव टू रिमेंबर, इफ एसेट इंक्रीजेस इट इज अ प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। इफ एसेट डिक्रीजेस इट इज अ लॉस, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। इफ लायबिलिटी इंक्रीजेस इट इज अ लॉस, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। इफ लायबिलिटी डिक्रीजेस इट इज अ प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो जब एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई चेंजेस होते हैं तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए रूल्स याद रखना है। तो बिल्डिंग की वैल्यू 50 का 60,000 हो गया, तो 10,000 इंक्रीज हुआ, तो इट इज अ प्रॉफिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो डेबिट में बिल्डिंग अकाउंट आएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड अमाउंट 10,000। तो 10,000 एसेट की प्राइस इंक्रीज हुई, तो एसेट इंक्रीज हो तो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट हो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करना है और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करना है। तो ये दिस आर द एंट्रीज फॉर द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये भी शॉर्ट सम में पूछ सकते हैं कि अगर बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 है, मार्केट वैल्यू 60,000 है, पास जर्नल एंट्री फॉर द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, तो इसकी एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। फर्नीचर 40,000 है, बट इस मार्केट वैल्यू, सर ये फर्नीचर की मार्केट वैल्यू है, तो इस 38,000, तो 2,000 फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, तो लॉस हुआ, एसेट डिक्रीज हुई तो लॉस हुआ, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट 2,000। क्रेडिटर्स लायबिलिटी सेट सपोज दिया हो 30,000, मशीनरी दी है 50,000, एडजस्टमेंट में लिखा है क्रेडिटर्स ऑफ 5,000 नॉट टू बी पेड।
5000 के क्रेडिटर्स को पे नहीं करना है, तो हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हुई। तो देखो अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट हुआ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट, तो इसकी एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और कितना प्रॉफिट हुआ 5000 का, क्योंकि हमको 5000 क्रेडिट्स को पे नहीं करना है। मशीनरी 50,000 है और यहाँ लिखा है मशीनरी इज वैल्यूड एट 110%, इट मीन्स कि इसकी मार्केट वैल्यू 110% हो गई, तो 50,000 का 110% करोगे तो 55,000 आएगा, इट मीन्स कि 5,000 इंक्रीज करना है। तो अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हो तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट करना है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। फिर नेक्स्ट ये थोड़े टिपिकल पॉइंट है वो याद रखने हैं कि फर्नीचर दिया है 60,000 का, स्टॉक बैलेंस शीट में दिया है 40,000 का, और उसका एडजस्टमेंट दिया है बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज 20% मोर देन मार्केट वैल्यू एंड स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 2,000। ये जो सेंटेंस दिए होते हैं कि जिसमें बुक वैल्यू पहले लिखी हो, तो या ऐसा लिखा हो कि वैल्यू शोन इन द बुक्स मिस बुक वैल्यू, तो जब स्टार्टिंग में बुक वैल्यू वर्ड यूज किया हो तो मार्केट वैल्यू को 100 सपोज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर 20% ज्यादा है, किससे ज्यादा है, मार्केट वैल्यू से, लेकिन ये तो बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू हमारे पास नहीं है, इट मींस के मार्केट वैल्यू को 100 सपोज करना पड़ेगा। तो अगर हम मार्केट वैल्यू फर्नीचर की 100 सपोज करते हैं और हमारी बुक वैल्यू 20% मोर है, तो 20 प्लस करेंगे तो अवर बुक वैल्यू इज 120, मींस ये जो बुक वैल्यू दिखा रहा है वो 120% है, तो 100% पे मार्केट वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड करना है। तो अगर बुक वैल्यू 120 है तो मार्केट वैल्यू 100, अगर बुक वैल्यू 60,000 है तो मार्केट वैल्यू कितनी, तो इट कम्स टू 50,000। तो मार्केट वैल्यू अभी 60 का 50 हो गया तो 10,000 डिक्रीज हुआ, पर अगर एसेट डिक्रीज होती है तो लॉस हुआ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, सॉरी फर्नीचर अकाउंट 10,000, यहाँ फर्नीचर आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट 10,000। Now in the same way, stock was undervalued by 2,000, मींस ये जो स्टॉक है वो हमने अंडर वैल्यू किया है, एक्चुअली इसका 2,000 वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, मार्केट वैल्यू 2,000 ज्यादा है लेकिन हमने अंडर वैल्यू किया है, तो इसमें 2,000 प्लस करना पड़ेगा, तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ, एसेट इंक्रीज हुई, तो स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, एसेट इंक्रीज हो तो प्रॉफिट होता है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट करना है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट करेंगे, तो स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। तो जब ऐसा लिखो कि स्टॉक वाज अंडर वैल्यू मींस 2,000 हमको ऐड करना है, और ऐसा लिखा हो कि स्टॉक वाज ओवर वैल्यू तो माइनस करना है। बिल्डिंग 50,000 है, एडजस्टमेंट में लिखा है कि बिल्डिंग वैल्यूड एट 60,000, तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ। पर अभी अब तक हमने रिवैल्यूएशन की एंट्रीज देखी कि अगर प्रॉफिट हुआ हो तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है, लॉस हो तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है, दैट वी हैव सीन जर्नल एंट्री। अभी उसका लेजर पोस्टिंग कैसे होगा, तो जब एडमिशन और रिटायरमेंट के जो सम आएंगे बोर्ड एग्जाम में उसमें लेजर अकाउंट बनाने होंगे, जर्नल एंट्रीज बहुत कम पूछते हैं, तो डायरेक्टली यू हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो अगर ये एडजस्टमेंट आ गया कि बिल्डिंग 50,000 का है और अभी वो 60,000 का हो गया, तो इसकी इफेक्ट 10,000 का प्रॉफिट हुआ वो हमको पता है कि इसकी एंट्री होगी कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 10,000, तो लेकिन अगर एंट्री नहीं करनी है तो इसमें लेजर पोस्टिंग कैसे होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट में इसकी इफेक्ट क्या होगी। तो जब भी एसेट या लायबिलिटीज में कोई चेंजेस होता है तो पहले इसकी इफेक्ट बैलेंस शीट में करो। तो बैलेंस शीट में 50,000 का 60 करना है, मार्केट वैल्यू शुड बी इन आउटर कॉलम, तो पहले हम बैलेंस शीट में लिखेंगे बिल्डिंग 50,000 प्लस इंक्रीज 10,000, तो आउटर कॉलम में मार्केट वैल्यू आनी चाहिए 60,000, और अभी 10,000 बिल्डिंग इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसकी सेकंड इफेक्ट होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें हम क्रेडिट से लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट 10,000, तो प्रॉफिट हो तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट से लिखना है, लॉस हो तो रिवैल्यूएशन में डेबिट से लिखना है, और प्रॉफिट और लॉस कब होगा वो यहाँ टेबल में लिखा हुआ है। तो दिस इज द लेजर पोस्टिंग, तो डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग करना आना चाहिए तुम लोगों को। इन द सेम वे डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग, डेटर्स 40,000 पर बीडीआर ओल्ड बीडीआर 5,000 माइनस करके 35,000 बैलेंस शीट में दिया है, और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है कि प्रोवाइड बीडीआर ऑन डेटर्स एट 15%। तो ऑलवेज बीडीआर के लिए रूल तुमको याद रखना है कि अगर बीडीआर इंक्रीज हुआ
पुरानी बीडीआर 5000 है, अगर न्यू बीडीआर उससे ज्यादा आ गई तो वो लॉस हुआ, डिफरेंस अमाउंट इज लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन अगर बीडीआर डिक्रीज हुआ, इट मींस के ओल्ड बीडीआर 5000 है, न्यू बीडीआर 4000 हो गया, 1000 कम हुआ तो प्रॉफिट होगा, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है। और बैलेंस शीट में ऑलवेज हम न्यू बीडीआर माइनस करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम बैलेंस शीट में इसकी इफेक्ट करेंगे, तो ये पुराना बीडीआर भूल जाओ, 40,000 के ऊपर हम 15% न्यू बीडीआर क्रिएट करेंगे। तो देखो बैलेंस शीट में डेटर्स लिखेंगे 40,000 माइनस बीडीआर 15%, 40,000 का 6,000, आउटर कॉलम में 34,000। तो ऑलवेज बैलेंस शीट में न्यू बीडीआर माइनस करना है, पुराना बीडीआर कंसिडर नहीं करना है। लेकिन रिवैल्यूएशन में जब हम लिखेंगे तो देख कंपेयर करेंगे कि ओल्ड बीडीआर 5,000 है, न्यू बीडीआर 6,000 है, तो बीडीआर 1,000 इंक्रीज हुआ और बीडीआर इंक्रीज हुआ तो लॉस हुआ, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट से आएगा। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट से लिखेंगे टू बीडीआर 1,000। तो रिवैल्यूएशन में डिफरेंस लिखना है बीडीआर का, लेकिन बैलेंस शीट में न्यू बीडीआर माइनस करना है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट पोस्टिंग है जो तुमको आना चाहिए। अभी देखो इनकम बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज दी है, लेकिन इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है कि इनकम ऑफ डिविडेंड रिसीवेबल 1,000 एंड सैलरी ड्यू बट नॉट पेड 5,000 नॉट रेकॉर्ड। ये दोनों एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करने रह गए हैं। तो एक तो डिविडेंड रिसीवेबल, ये हमारी इनकम है, रिसीवेबल मींस आउटस्टैंडिंग, मिलना बाकी है 1,000, और सैलरी पे करना बाकी है पर 5,000, ये दोनों रिकॉर्ड करना रह गया है। तो ये ध्यान रखना है तुमको, ये सेंटेंस याद रखना है कि अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो या इनकम एडवांस में मिली हो तो वो लॉस होता है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। और अगर इनकम आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड एक्सपेंस हो तो प्रॉफिट होता है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो यहाँ देखो इनकम डिविडेंड रिसीवेबल, इनकम आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम है तो प्रॉफिट हुआ, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो इसकी एक इफेक्ट कहाँ पर होगी, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट से लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग डिविडेंड 1,000, और सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, वो हमारा लॉस है, तो वो रिवैल्यूएशन डेबिट से लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। और उसकी दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में होगी, तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो लायबिलिटी में लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग इनकम है वो एसेट में लिखेंगे। तो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 और आउटस्टैंडिंग इनकम 1,000। आउटस्टैंडिंग इनकम इज अवर एसेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अवर लायबिलिटी। सेकंड पॉइंट, डेटर्स दिया है 40,000, देयर इज नो ओल्ड बीडीआर, लेकिन एडजस्टमेंट में लिखा है कि प्रोवाइड बीडीआर 5%, 10% ऑन डेटर्स एंड आल्सो 2% डिस्काउंट रिजर्व, ये दोनों प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में हम बीडीआर माइनस करेंगे, फिर जो आंसर है उसके ऊपर डिस्काउंट रिजर्व डिडक्ट करेंगे, और रिजल्ट तो वही रहेगा कि अगर बीडीआर इंक्रीज हुआ तो लॉस, यहाँ तो पुराना बीडीआर दिया नहीं है तो कंपेयर नहीं करना है, पर इंक्रीज ही होगा बीडीआर। बीडीआर पुराना 0 है, मींस के जो भी नया बीडीआर आएगा वो इंक्रीज ही हुआ, तो लॉस ही होगा। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में डेटर्स में से 10% बीडीआर माइनस करो एडजस्टमेंट का, 4,000, रिमेनिंग 36,000 के ऊपर डिस्काउंट रिजर्व 2% निकालो, तो 720, आउटर कॉलम में 35280। अगर पुराना बीडीआर दिया होता तो इसे हम कंपेयर करते हैं, अभी पुराना बीडीआर नहीं दिया है, तो दिस इज अवर लॉस, तो बीडीआर और डिस्काउंट रिजर्व बोथ आर अवर लॉस, तो इट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे टू बीडीआर 4,000 एंड टू डिस्काउंट रिजर्व 720। Second, next example है डेटर्स 40,000, old BDR is given 5,000 and provide BDR on डेटर्स 10% and 2% discount is on डेटर्स। So when we are preparing balance sheet, don't see the old BDR, डायरेक्टली डेटर्स 40,000 उसके ऊपर पहले न्यू BDR माइनस करो और उसके ऊपर डिस्काउंट रिजर्व भी माइनस करो। तो देखो बैलेंस शीट में पहले 40,000 में से 10% न्यू BDR माइनस करेंगे 4,000, रिमेनिंग 36,000 के ऊपर डिस्काउंट रिजर्व 2% माइनस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट बाहर लिखेंगे। अभी जब पुराना बीडीआर दिया है और न्यू बीडीआर भी दिया है तो कंपेयर करो, तो बीडीआर 5,000 का 4,000 हो गया, तो अगर बीडीआर डिक्रीज हुआ तो प्रॉफिट हुआ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट से लिखेंगे बाय बीडीआर 1,000 और डिस्काउंट रिजर्व इज अवर एक्सपेंस लॉस, तो इट इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 720। डिस्काउंट रिजर्व तो ऑलरेडी डेबिट ही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, फर्नीचर दिया है 60,000, स्टॉक दिया है 33,000, और अभी वापस हुई है एडजस्टमेंट जिसमें 100 सपोज करना पड़ेगा। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज 20% लेस देन मार्केट वैल्यू। पहले बुक वैल्यू लिखा हो
या तो स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यू लिखा हो तो 100 सपोज करना पड़ेगा। तो बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 20% लेस देन मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू को हम 100 सपोज करेंगे, बुक वैल्यू 20% लेस है, तो बुक वैल्यू कितनी होगी 80। तो ये 80 है, 60,000 है वो, तो 80 पे 60,000 तो 100 पे कितना, या अगर बुक वैल्यू 80 है तो मार्केट वैल्यू 100 है, अगर बुक वैल्यू 60,000 है तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी। तो आंसर इज 75,000। तो वी हैव टू रिकॉर्ड मार्केट वैल्यू। तो फर्नीचर 60 का 75 हो गया, तो 15,000 इंक्रीज हुआ। तो पहली इफेक्ट उसकी कहाँ पर होगी, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में फर्नीचर लिखेंगे 60,000 और उसमें इंक्रीज 15,000 प्लस करेंगे 75,000 आउट ऑफ कॉलम आएगा। और सेकंड इफेक्ट होगी रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड, क्रेडिट साइड सॉरी, एसेट इंक्रीज हुई तो प्रॉफिट हुआ, तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट से लिखेंगे बाय फर्नीचर 15,000। अभी स्टॉक का एडजस्टमेंट, स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाई 10%। तो जब स्टॉक वॉज ओवर वैल्यू लिखा है, मीन्स कि दिस इज ऑलरेडी ओवर वैल्यूड बाई 10%, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू 100 है, उसमें 10% प्लस करो तो दिस इज 110। तो 110 पे 33,000, तो 100 पे कितना, तो 30,000 आएगा। तो स्टॉक की मार्केट वैल्यू 30,000 आएगी, तो 3,000 लेस करना है। तो बैलेंस शीट में 33,000 में से हम 3,000 डिक्रीज करेंगे, आउटर कॉलम में 30,000 रखेंगे। 100 सपोज करना पड़ेगा इसको मार्केट वैल्यू, और वो 3,000 भी इसकी सेकंड इफेक्ट होगी रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। तो ये स्टॉक की डिक्रीज हुआ, ऐसे डिक्रीज हुई तो लॉस हुआ, तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगा। तो जब भी ऐसा ही कहो कि स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड बाय परसेंटेज पर, तो फिर हमको मार्केट वैल्यू को 100 सपोज करना पड़ेगा। तो it's over. So now just remember these rules, remember these adjustments, how to make effect in journal entry and ledger account। ये दोनों सीखना है कि जर्नल एंट्रीज करनी हो तो कैसे करेंगे रिकंस्ट्रक्शन में, और लेजर पोस्टिंग करना हो तो कैसे करेंगे। और ये सब करने के बाद, ये पूरा वीडियो देखने के बाद जो मैंने होमवर्क में सम दिया वो सॉल्व करना है।